वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है क्लास 10th के बायोलॉजी के चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस के 4th लेक्चर के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में जो है स्टूडेंट्स हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और जो हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनमें ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है, या जो इनमें ट्रांसपोर्टेशन होता है उसकी क्या प्रोसेस होती है। ठीक, तो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारे फूड का, वाटर का और गैसेस का, ये डिफ्यूज़न प्रोसेस से होता है। यहाँ पे कोई भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स, तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है हमारे फूड का, वाटर का और गैसेस का, ये जो है वेल स्पेशलाइज्ड ऑर्गन की हेल्प से होता है। ठीक है, यहाँ पे जो होता है वेरियस ऑर्गन्स जो होते हैं ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स, बेसिकली फूड, वाटर और गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो ये जो ऑर्गन्स हैं स्टूडेंट्स, ये बेसिकली जब ट्रांसपोर्टेशन करेंगे तो ये पर्टिकुलर सिस्टम को फॉलो करेंगे। हर एक ऑर्गन का हर एक इंडिविजुअल काम होगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें क्या होता है, एक तरीके का सिस्टम पाया जाता है जिसके थ्रू क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। और उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं और इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स बेसिकली हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारे ह्यूमन बींग्स हैं इनमें जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को याद होगा तो आप लोगों ने जब ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पढ़ा था तो वहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा था कि जो फूड, मिनरल्स और वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था प्लांट्स में, वो दो वेस्कुलर टिश्यू की हेल्प से हो रहा था। ठीक है, सिमिलरली स्टूडेंट्स, जो हमारे ह्यूमन बींग्स होते हैं यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन होता है फूड का, वाटर का और गैसेस का, गैसेस में स्टूडेंट्स बेसिकली हमारी ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ट्रांसफ़र होगा। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ह्यूमन बींग्स में, यहाँ पे भी जो है वेस्कुलर टिश्यू की हेल्प से होता है। आप लोगों ने स्टूडेंट्स से पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में कि प्लांट्स में दो तरीके के वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। पहला हमारा क्या होता है, जाइलम होता है और दूसरा फ्लोएम होता है। इसी तरीके से ह्यूमन बींग्स में भी जो है दो वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। एक हमारा ब्लड होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, लिम्फ होता है। लिम्फ को स्टूडेंट्स हम लोग कभी कभी टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट और लिख रखा है स्टूडेंट्स कि जो हमारे वेस्कुलर टिश्यू होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। अब ऐसा मैंने क्यों कहा है स्टूडेंट्स, आप लोग खुद सोचिए कि ये जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन होगा फूड का, वाटर का और गैसेस का, ये क्या होगा, ये सेल से टिश्यू में, टिश्यू से ऑर्गन में, हर जगह पे क्या होगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो हमारे वेस्कुलर टिश्यू हैं ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहे हैं सेल का टिश्यू के साथ, टिश्यू का ऑर्गन के साथ। इसीलिए हम लोग जो है वेस्कुलर टिश्यू को कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग ब्लड के बारे में बात करेंगे और फिर हम लोग जो है लिम्फ को पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग ब्लड को देखें तो आप सभी लोगों को पता है कि जो हमारा ब्लड होता है वो रेड कलर्ड का फ्लूइड होता है। ठीक है, अब ये जो रेड कलर्ड का फ्लूइड होता है स्टूडेंट्स, ये इसका नेचर क्या होता है, ये अल्कलाइन नेचर का होता है और इसकी जो पीएच होती है वो अप्रॉक्स 7.4 के बराबर होती है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स कि जो हमारे ब्लड होते हैं इनका जो रेड कलर होता है ये बेसिकली एक पिगमेंट की प्रेजेंस की वजह से होता है। एक पिगमेंट की प्रेजेंस की वजह से होता है। उस पिगमेंट को स्टूडेंट हम लोग क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन के बारे में भी स्टूडेंट्स हम लोग अभी बात करेंगे कि हीमोग्लोबिन आखिर होता क्या है। लेकिन अभी आप लोग समझ लीजिए कि जो हमारा ब्लड है इसमें जो रेड कलर है ये एक पिगमेंट की वजह से होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो ब्लड है उसका कंपोजिशन क्या है, कि हमारा जो ब्लड है वो किन किन चीज़ों से मिलके बना है। तो अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स तो हमारा जो ब्लड होता है वो बेसिकली दो चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है। पहला तो हमारा प्लाज्मा होता है। हमारे ब्लड में 55 से 60% क्या होता है, प्लाज्मा प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स, और 40 से लेके 45% तक की क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती हैं।
ठीक है स्टूडेंट्स। और ये जो ब्लड सेल्स होती हैं स्टूडेंट्स, बेसिकली इनका कलर क्या होता है, रेड कलर की होती हैं। और जो हमारा प्लाज्मा होता है ये पेल येलो कलर का होता है। अब इसको समझने के लिए आप एक एक्टिविटी के थ्रू इसको समझिए स्टूडेंट्स। सपोज करिए आप लोग जो है एक बीकर में 100 ml ब्लड ले लीजिए। अब आपको करना क्या है, आपको उस ब्लड को शेक करना है और रोटेट करना है। आप लोग ये भी कह सकते हैं कि हम लोग क्या करें, उसको सेंट्रीफ्यूग करें। सेंट्रीफ्यूग का मतलब होता है कि हम लोग उसकी रोटेशन करें। तो जब आप लोग जो है 100 ml ब्लड की रोटेशन करेंगे तो आप लोग ये देखेंगे स्टूडेंट्स कि हमारा जो ब्लड है उसमें जो रेड कलर का पिगमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो नीचे सेटल हो जाएंगे। तो ये जो रेड कलर का जो सब्सटेंस नीचे सेटल हो जाता है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ब्लड सेल्स बोल देते हैं। और जो हमारा येलो कलर का सब्सटेंस जो ऊपर रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, प्लाज्मा बोलते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग प्लाज्मा को पढ़ेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ब्लड सेल्स की बात करेंगे। प्लाज्मा, तो स्टूडेंट्स जो हमारा ब्लड होता है बेसिकली ये जो है 55 से 60% क्या कंटेन करता है, प्लाज्मा को कंटेन करता है। ठीक है स्टूडेंट्स। और हमारा प्लाज्मा जो है स्टूडेंट्स, हमारा प्लाज्मे के अंदर क्या होता है 90 से 92% तक की क्या प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। अब इस वाटर के अंदर क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इस वाटर के अंदर साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, सोडियम और पोटेशियम के। अब ये जो सॉल्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स बेसिकली ये सोडियम और पोटेशियम के क्लोराइड्स भी हो सकते हैं, सल्फेट भी हो सकते हैं, फॉस्फेट्स भी हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। या हम लोग क्या कह सकते हैं, कार्बोनेट हो सकते हैं या बाइकार्बोनेट्स हो सकते हैं। तो हमारे प्लाज्मा में जो है स्टूडेंट्स प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं। तो जो हमारे प्लाज्मा में प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग प्लाज्मा प्रोटीन बोलते हैं। और ये अप्रॉक्स जो होते हैं 7 से 8% तक की कंपोजिशन रखते हैं हमारे प्लाज्मा में। अब जो हमारा प्लाज्मा होता है स्टूडेंट्स इसका काम क्या होता है, ये बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है। ये 7 से 8% तक की जो हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये उसका क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। अभी मैंने स्टूडेंट्स आप लोगों को बताया था क्योंकि हमारा जो प्लाज्मा होता है ये 90 से 92% तक किससे बना हुआ होता है, वाटर से बना हुआ होता है। तो उस वाटर में स्टूडेंट्स बेसिकली क्या प्रेजेंट होती हैं, एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं, हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं और लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। लिम्फोसाइट्स को स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। इन सब के बारे में स्टूडेंट्स अभी हम लोग बात करेंगे। अभी आप लोग ये देखिए कि जो हमारा प्लाज्मा है एंटीबॉडीज़ भी प्रेजेंट है, हार्मोन भी प्रेजेंट है और लिम्फोसाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हम लोगों ने प्लाज्मा के बारे में बात कर ली। अब हम लोग स्टूडेंट्स बात करते हैं अपने ब्लड सेल की। तो जो स्टूडेंट्स हमारे ब्लड सेल्स होते हैं इनका कंपोजिशन जो होता है 40 से 45% तक की होता है ब्लड में। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग ह्यूमन बींग्स की बात करें तो जो हमारे ह्यूमन बींग्स होते हैं इनमें 3 टाइप के ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला स्टूडेंट हमारा होता है रेड ब्लड सेल्स जिनको हम लोग RBCS भी बोलते हैं। दूसरा हमारे क्या होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। और थर्ड हमारी क्या होती हैं, ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग जो है रेड ब्लड सेल्स को पढ़ेंगे, फिर हम लोग वाइट ब्लड सेल्स को पढ़ेंगे और उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग जो है ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दैट इज़ रेड ब्लड सेल्स। अब ये जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं स्टूडेंट्स इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। अब एरिथ्रोसाइट स्टूडेंट हम लोग इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो एरिथ्रो होता है, एरिथ्रो का मतलब क्या होता है, रेड कलर। दैट्स वाई हम लोग क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स को स्टूडेंट्स एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। अब ये जो हमारी स्टूडेंट्स रेड ब्लड सेल्स होती हैं, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे ब्लड में एक रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन बोलते हैं। तो जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं बेसिकली इनका कलर क्या होता है, रेड कलर होता है। और इनमें जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है मतलब ब्लड के अंदर भी RBCs होंगी और RBC के अंदर क्या प्रेजेंट होगा स्टूडेंट्स, एक रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, हीमोग्लोबिन बोला था। और हीमोग्लोबिन को हम लोग HB से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है। तो ये जो हीमोग्लोबिन होता है स्टूडेंट्स 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। पहला पार्ट हमारा क्या होता है, आयरन पार्ट होता है और दूसरा पार्ट हमारा क्या कहलाता है, प्रोटीन पार्ट कहलाता है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली जो हमारा आयरन पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीमिन बोलते हैं। और जो हमारा प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबिन बोलते हैं।
तो स्टूडेंट्स अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये जो हमारा ब्लड है, ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स होती हैं और रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो है एक रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और हीमोग्लोबिन भी ये स्टूडेंट्स हमारा दो पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है, एक हमारा आयरन पार्ट होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, प्रोटीन पार्ट होता है। आयरन पार्ट को हम लोगों ने हीमिन बोला और प्रोटीन पार्ट को हम लोगों ने क्या बोल दिया, ग्लोबिन बोल दिया। अब रेड ब्लड सेल्स के बारे में स्टूडेंट्स हम लोग और बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं, बेसिकली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब ये किस तरीके से जो है स्टूडेंट्स ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करती हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में, तो जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है स्टूडेंट्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और एक कंपाउंड को बनाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये कहाँ पे जाता है, हमारी डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स में जाता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। स्टूडेंट्स बेसिकली जो हमारे सेल्स थे वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं ब्लड में। तो ब्लड क्या करता है, ब्लड उसके साथ, अब ब्लड में हमारे क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट, ब्लड में हमारा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। तो ये हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करके डीऑक्सी हीमोग्लोबिन नाम का एक कंपाउंड बनाता है, जिसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स कि हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग जो है बात कर लेते हैं कि जो हमारा नंबर होता है रेड ब्लड सेल्स का, वाइट ब्लड सेल्स का और जो हमारी ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं उनका जो नंबर होता है वो किस तरीके से होता है। तो हमारी ह्यूमन बॉडी में स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, फिर ब्लड प्लेटलेट्स पाई जाती हैं और उसके बाद स्टूडेंट्स हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स पाई जाती हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने रेड ब्लड सेल्स को कम्प्लीटली कवर अप कर लिया है। अब हम लोग बात करेंगे वाइट ब्लड सेल्स की, वाइट ब्लड सेल्स। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग जो है वाइट ब्लड सेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारी वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, जैसा कि इनके नाम से ही आप लोगों को दिख रहा है, ये वाइट कलर की होती हैं या हम लोग ये कह सकते हैं कि ये कलरलेस नेचर की होती हैं। ठीक है, तो वाइट ब्लड सेल्स को स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इनको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। इनका एक दूसरा नेम होता है, वो क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स होता है। और ल्यूको का मतलब क्या होता है, वाइट। ठीक है, और साइट्स का मतलब होता है कलर। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जो हमारे ल्यूकोसाइट्स होते हैं या जो हमारी वाइट ब्लड सेल्स होती हैं ये वाइट कलर के होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं या ल्यूकोसाइट्स होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं, एक ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं और एक एग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो ग्रैन्युलोसाइट्स हैं स्टूडेंट्स ये भी तीन टाइप्स के होते हैं, दैट इज न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और यूसोनोफिल्स। और स्टूडेंट्स एग्रेनुलोसाइट्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं, दैट इज लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या देखा कि जो हमारे ल्यूकोसाइट्स हैं ये बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं और ये फर्दर जो है डिवाइडेड होते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने इसके कंपोजिशन के बारे में बात कर ली। अब हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स कि जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये बेसिकली जो है इनका फंक्शन क्या होता है। तो दे हेल्प्स इन डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिसीज। अब जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं स्टूडेंट्स ये इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग सोल्जर सेल्स भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, जब हमारी बॉडी में जो है कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी जर्म एंटर कर जाता है तो ये क्या करते हैं, ये उसको जो है डिस्ट्रॉय करते हैं और हमारी बॉडी को क्या करते हैं, इन्फेक्ट होने से बचाते हैं। यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये बेसिकली जो है ह्यूमन बींग्स में इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कभी कभी स्टूडेंट्स आप लोगों ने सुना होगा या आप लोगों ने देखा भी होगा कि आप ही लोगों के आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल भी बुखार नहीं आता है, जुखाम नहीं होता है। तो वहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो उनका इम्यून सिस्टम होता है या उनकी जो इम्यूनिटी होती है, लड़ने की क्षमता, मतलब बैक्टीरिया और जो भी जर्म्स हैं उनसे लड़ने की क्षमता उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो कभी भी इन्फेक्टेड नहीं होते हैं इन बैक्टीरिया और जर्म से। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने क्या बात की, इम्यूनिटी की। अब ये जो स्टूडेंट्स हमारी इम्यूनिटी है ये बेसिकली जो है एंटीबॉडीज़ की वजह से होती है।
अब वाइट ब्लड सेल्स स्टूडेंट्स क्या करती हैं, हमारी बॉडी में क्या करती हैं, एंटीबॉडीज़ डेवलप करती हैं। अब आगे आप लोग जब 12th पढ़ेंगे तो वहाँ आप लोग देखेंगे कि एंटीबॉडीज़ का रोल क्या होता है। अभी आप लोग इतना समझ लीजिए स्टूडेंट्स कि एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं। सपोज कर लीजिए आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरिया इंटर किया, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स वाइट ब्लड सेल्स क्या करेंगी, वाइट ब्लड सेल्स का काम ये होगा कि वो उस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए क्या करेंगी, एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देती हैं। अब ये एंटीबॉडीज़ को फॉर्म करती हैं और एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, इस बैक्टीरिया को किल कर देती हैं, जिससे हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स कि बेसिकली जो सामने वाला पर्सन है उसका जो इम्यून सिस्टम है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि वाइट ब्लड सेल्स ऑल्सो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़ विच किल्स द जर्म दैट एंटर इन द बॉडी। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोगों ने वाइट ब्लड सेल्स के बारे में बात कर ली। अब हम लोग बात करते हैं ब्लड प्लेटलेट्स की। स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें ब्लड प्लेटलेट्स की, तो जो हमारी ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं ये बेसिकली इनका काम क्या होता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। सपोज करिए स्टूडेंट्स कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के हाथ कट जाते हैं या चोट लग जाती है और वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है। तो आफ्टर सम टाइम क्या होता है स्टूडेंट्स कि वहाँ से ब्लीडिंग होना बंद हो जाती है। तो वहाँ से जो ब्लीडिंग बंद होती है वो ब्लड प्लेटलेट्स की वजह से होती है। ब्लड प्लेटलेट्स क्या करती हैं, जो हमारी ब्लीडिंग हो रही होती है उसकी क्लॉटिंग करती हैं। अब ये क्लॉटिंग किस तरीके से करती हैं स्टूडेंट्स, तो जो हमारी ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं ये केमिकल को रिलीज करती हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलते हैं। और ये क्या करता है, ये क्लॉटिंग की प्रोसेस में हेल्प करता है ब्लड प्लेटलेट्स को। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ से इसके साइज़ के बारे में बात करें तो हमारी जो ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं वो ओवल शेप की होती हैं और राउंड शेप की होती हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट्स नोट करके एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग अपने माइंड में बिठा लीजिए। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से हमेशा आता है। होता क्या है स्टूडेंट्स कि जो हमारे प्लाज्मा होते हैं इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये जो प्रोटीन होते हैं, अगर हम लोग जो है प्लाज्मा से जो है स्टूडेंट्स फाइब्रिनोजन प्रोटीन को रिमूव कर देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेरम बोलते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेरम बोलते हैं। और ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से स्टूडेंट्स आप लोगों ने ब्लड के बारे में बात कर ली, ब्लड सेल्स के बारे में बात कर ली और प्लाज्मा के बारे में बात कर ली। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा ब्लड है स्टूडेंट्स इसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बेसिकली कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, राइट एनी 5 पॉइंट्स टू डिफाइन द फंक्शंस ऑफ ब्लड। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे ब्लड का काम क्या होता है, ये ट्रांसपोर्टेशन में बहुत हेल्प करते हैं। ये हार्मोन्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स। ये बेसिकली जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ब्लड इनको ट्रांसपोर्ट करते हैं डिफरेंट पार्ट्स में। अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स गैसेस की, तो जो हमारे ब्लड होते हैं, अभी मैंने आप लोगों को बताया स्टूडेंट्स कि हमारे ब्लड जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को और ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं कि जो हमारा ब्लड होता है वो क्या करता है, वो हमारी बॉडी में जो है पीएच लेवल को भी मेंटेन करके रखता है। ठीक है, अब ये ऐसा कैसे करता है स्टूडेंट्स, इसको भी समझ लीजिए। बिकॉज द प्लाज्मा प्रोटीन शोज एम्फोटेरिक नेचर। अभी मैंने आप लोगों को बताया था स्टूडेंट्स कि हमारे जो ब्लड होते हैं उनमें प्लाज्मा प्रेजेंट होता है और प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा के, जिनको हम लोग ने क्या बोला था, प्लाज्मा प्रोटीन बोला था। अब ये जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं स्टूडेंट्स ये एम्फोटेरिक नेचर को शो करते हैं। अब एम्फोटेरिक नेचर का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि ये जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं कुछ सब्सटेंस के साथ तो एसिडिक नेचर को शो करेंगे और कुछ सब्सटेंस के साथ क्या करेंगे, एल्कलाइन नेचर को शो करेंगे। तो हमारा जो ब्लड का फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट, ब्लड जो है हमारी बॉडी के पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं स्टूडेंट्स, दैट इट ऑल्सो हेल्प्स इन द प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस। अब अभी मैंने आप लोगों को बताया था स्टूडेंट्स कि हमारे ब्लड में क्या प्रेजेंट होती हैं, ब्लड प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं और जो क्या करती हैं, क्लॉटिंग करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा ब्लड का लॉस होता है उसका क्या हो जाता है, प्रिवेंशन होता है, या वो जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है कहीं से भी वो रुक जाता है। अब हम लोग जो है स्टूडेंट्स बात करते हैं ब्लड वेसल्स की। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है स्टूडेंट्स कि हमारा ब्लड जो था
वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में फ्लो कर रहा है और जो है चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन आप खुद सोचिए कि जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ये भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी ट्यूब्स के थ्रू हो रहा होगा। इनके लिए भी क्या होगा स्टूडेंट्स, एक वेल इस्टेब्लिश्ड चैनल होगा, वहीं से तो ट्रांसपोर्टेशन होगा। अब कहीं भी तो स्टूडेंट्स हमारा ब्लड फ्लो करेगा नहीं बॉडी में। तो होता क्या है स्टूडेंट्स कि जो हमारा ब्लड है वो कहाँ से फ्लो करता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो करता है। अब ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, दीज आर थिन ट्यूब्स प्रेजेंट इन द बॉडी थ्रू विच द ब्लड फ्लोज कॉल्ड ब्लड वेसल्स। अब हमारी ब्लड वेसल्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स, बेसिकली ये थिन ट्यूब्स होती हैं जो हमारी ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होती हैं और इनका काम क्या होता है, इनके थ्रू जो है हमारा ब्लड जो है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में फ्लो करता है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स ह्यूमन बींग्स में जो है 3 टाइप्स की ब्लड वेसल्स होती हैं। सबसे पहले आर्टरी, फिर वेन्स और तीसरा हमारी होती हैं कैपिलरीज, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नोट करके एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए स्टूडेंट्स कि जो आर्टरीज हैं और हमारी वेन्स हैं इनका जो क्वेश्चन है बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम्स में आप लोगों से हमेशा पूछा जाएगा राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा आएगा स्टूडेंट्स। तो हम लोग एक एक करके जो है आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज को पढ़ेंगे और यहीं से आप लोग जो है आर्टरीज और वेन्स के डिफरेंसेस को भी देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग आर्टरीज की बात करें तो हमारी आर्टरी क्या करती हैं, दे कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। अब आर्टरी का काम क्या होता है, ये जो है ब्लड को कैरी करती हैं हार्ट से। आर्टरी का काम क्या है स्टूडेंट्स, ये हार्ट से ब्लड को कैरी करेंगी और हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, ऑर्गन्स में, टिश्यूज़ में, सेल्स में ये पहुंचा देती हैं। समझ गए स्टूडेंट्स। जितनी भी स्टूडेंट्स हमारी आर्टरीज होती हैं, ऑल आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जितनी भी हमारी आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, एक को छोड़ के। सिर्फ एक ऐसी आर्टरी होती है स्टूडेंट्स जो हमारी होती है पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी का काम क्या होता है स्टूडेंट्स, इट कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी आर्टरी हमारी क्या कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। और यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा स्टूडेंट्स कि नेम 1 आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो उसका नाम क्या हो जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग बात कर लेते हैं इनके शेप की और साइज़ की। तो जो हमारी आर्टरीज होती हैं स्टूडेंट्स बेसिकली ये क्या होती हैं, थिक होती हैं, ये मोटी होती हैं, ठीक, और इलास्टिक मस्कुलर वॉल्स की बनी होती हैं, बहुत ही ज़्यादा इलास्टिक नेचर को रखती हैं। अब हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स वेन्स की। तो हमारी आर्टरीज क्या कर रही थी, आर्टरीज जो थी हार्ट से ब्लड को कैरी कर रही थी और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचा रही थी। अब वेन्स क्या करेंगी, दे कैरी ब्लड फ्रॉम द वेरियस पार्ट टू द हार्ट। अब वेन्स का काम क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो हमारे वेरियस पार्ट्स हैं उनसे क्या करेंगी, उनसे ब्लड को कैरी करेंगी। ये हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से क्या करेंगी स्टूडेंट्स, ब्लड को कैरी करेंगी और ये हार्ट तक की पहुँचाएंगी। तो यहाँ से आप लोगों को डिफरेंट समझ में आ गया कि आर्टरी क्या कर रही हैं, आर्टरी हार्ट से ब्लड को ले रही हैं और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में पहुंचा रही हैं। वेन क्या कर रही है, ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से ब्लड को ले रही है और हार्ट में पहुंचा रही है। दूसरा पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट्स कि जितनी भी हमारी वेन्स हैं ये क्या करती हैं, दे कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, सिर्फ एक को छोड़ के। पल्मोनरी वेन जो होती है स्टूडेंट्स, पल्मोनरी आर्टरी इधर हमारे क्या कर रही थी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही थी और यहाँ पे जो हमारी पल्मोनरी वेन है ये क्या करेगी, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ से आप लोग इसके साइज़ के बारे में भी बात कर लीजिए। तो हमारी जो आर्टरीज होती हैं ये थिक नेचर को शो करती हैं, बट जो हमारी वेन्स होती हैं इनका नेचर कैसा होता है, ये थिन होती हैं, ये पतली होती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग स्टूडेंट्स जो है कैपिलरीज की बात करते हैं। तो जो हमारी कैपिलरीज होती हैं स्टूडेंट्स ये क्या करती हैं, ये आर्टरीज और वेन्स को क्या करती हैं, कनेक्ट करती हैं। हम लोग क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, दीज आर द नैरो ट्यूब्स विच कनेक्ट वेन्स एंड आर्टरीज। ये बहुत ही छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं जो क्या करते हैं, आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करते हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारी कैपिलरीज होती हैं यहाँ पे क्या होता है,
फूड और वेस्ट मटेरियल और गैसेस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है ब्लड वेसल्स के बारे में भी बात कर ली, ब्लड वेसल्स कितने टाइप्स की होती हैं इनको भी देखा, और आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंसेस होते हैं इनको भी कवर कर लिया। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट, तो स्टूडेंट्स जो ह्यूमन हार्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ से स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करिएगा। तो जो हमारा ह्यूमन हार्ट होता है स्टूडेंट्स, बेसिकली ये क्या होता है, ये पंपिंग ऑर्गन होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरली इसको हम लोग पंपिंग ऑर्गन बोलते हैं स्टूडेंट्स। और इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है स्टूडेंट्स कि ये जो है ब्लड को पंप करता है। इसका काम क्या होता है, ये ब्लड को पंप करता है। ठीक, अगर हम लोग जो है स्टूडेंट्स लोकेशन की बात करें, तो जो हमारा हार्ट होता है, आप लोगों को जब मैंने रेस्पिरेशन पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे लंग्स के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है। और जिस कैविटी में प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थोरैसिक कैविटी। ठीक है, और चेस्ट कैविटी, इसके दो नाम होते हैं बेसिकली, थोरैसिक कैविटी और चेस्ट कैविटी। अब स्टूडेंट्स अगर हम लोग हार्ट के साइज़ के बारे में बात करें, तो आप लोग जो है अपनी फिस्ट को इस तरीके से आप लोग अपनी फिस्ट को फोल्ड करिए, तो हमारा हार्ट का जो साइज़ होगा स्टूडेंट्स बेसिकली इस फिस्ट के बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो हमारा ह्यूमन हार्ट है ये बहुत ज़्यादा बड़ा ऑर्गन नहीं है हमारी बॉडी का। ठीक है, तो इसका जो वेट होता है, हमारा जो ह्यूमन हार्ट है स्टूडेंट्स, इसका वेट अप्रॉक्स 250 ग्राम से लेकर के 300 ग्राम तक की होता है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है हार्ट के बारे में समझा कि हमारा जो हार्ट है उसकी लोकेशन क्या होती है, उसका साइज़ क्या होता है, उसका काम क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स कि हमारा जो हार्ट है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो जो हमारा ह्यूमन हार्ट होता है इट इज़ ऑफ 4 चैम्बर। हमारे ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स, ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है कहीं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स ना कर जाए। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 पॉइंट्स आए हैं। सबसे पहला तो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है और दूसरा हमारा आया है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की जो अमाउंट है बहुत ज़्यादा हो। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब स्टूडेंट क्या होता है, ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अमाउंट ज़्यादा हो। यहाँ पे आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिख लीजिएगा, ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अमाउंट ज़्यादा हो। ठीक, तो ह्यूमन हार्ट जो होता है स्टूडेंट्स बेसिकली 4 चैम्बर होता है, और ये 4 चैम्बर इसलिए होता है कि जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो कहीं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिसमें प्रेजेंट है उसके साथ मिक्स ना हो जाए। अब स्टूडेंट्स आप लोग सपोज कर लीजिए कि अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक साथ मिल जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो हमारी बॉडी होती है उसको प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल पाती है। और जब हमारी बॉडी को प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल पाती है स्टूडेंट्स, तो होगा क्या कि उस कंडीशन में जो हमारे सेल्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं। तो इसी वजह से स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो हमारा हार्ट होता है इट इज़ ऑफ 4 चैम्बर, ये 4 चैम्बर्ड का होता है। और इसका बेसिकली काम क्या होता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिलने से रोकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग जो है हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो अभी मैंने स्टूडेंट्स आप लोगों को बताया था कि जो हमारा हार्ट होता है ये बेसिकली 4 चैम्बर्ड होता है। तो उन चैम्बर्स के नेम क्या होते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहला तो हमारा राइट एट्रियम होता है और राइट वेंट्रिकल होता है। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल स्टूडेंट हमारे हार्ट जो होता है राइट हैंड साइड पे होता है। जैसा कि इसके नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है कि जो हमारा राइट एट्रियम होगा और राइट वेंट्रिकल होगा ये हमारे हार्ट के राइट साइड पे होगा। ठीक, सिमिलरली स्टूडेंट्स हमारा जो लेफ्ट एट्रियम होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ये हमारे हार्ट के लेफ्ट हैंड साइड पे होता है। तो यहाँ से अगर आप लोग फिगर में देखिए तो ये हमारा क्या हो जाता है, राइट एट्रियम हो जाता है, और सिमिलरली हमारा ये क्या हो जाता है, राइट वेंट्रिकल हो जाता है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारा ये लेफ्ट एट्रियम हो जाता है, और इसी तरीके से स्टूडेंट्स ये हमारा क्या हो जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाता है।
अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा कि ये जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करने के लिए क्या होता है स्टूडेंट, एक डिवीज़न होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो क्या करता है स्टूडेंट, हमारे राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल को सेपरेट करता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग कुछ और चीज़ों को समझ लीजिए कि बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल 2 सेप्टम्स आर प्रेजेंट कॉल्ड बाइकस्पिड वॉल्व। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग फिगर को देखिए तो यहाँ पे आप लोगों को 2 सेप्टम दिख रहे होंगे, ये 2 सेप्टम आप लोगों को दिख रहे हैं। तो इन दोनों सेप्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, इन दोनों सेप्टम को हम लोग बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। और अगर हम लोग राइट साइड पे देखें स्टूडेंट्स तो यहाँ पे आप लोगों को 3 सेप्टम दिख रहे होंगे, 1 2 3। तो इन 3 सेप्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व का काम क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जो हमारा लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आता है, ये जो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आता है स्टूडेंट्स, ये बाइकस्पिड वॉल्व क्या करता है, उसको पास करता है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल तक की। इसी तरीके से स्टूडेंट्स ये जो हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, ये क्या करता है कि जो हमारे राइट एट्रियम में ब्लड आता है ये उसको राइट वेंट्रिकल तक की पास करता है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ से आप लोग लैंग्वेज को भी देख लीजिए कि बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल 2 सेप्टम्स आर प्रेजेंट कॉल्ड बाइकस्पिड वॉल्व। Main function of bicuspid valve is to pass the blood from left atrium to left ventricle. तो similarly right atrium and right ventricle have 3 septums or valve. सेप्टम को स्टूडेंट्स हम लोग वॉल्व भी बोल सकते हैं, प्रेजेंट कॉल्ड ट्राइकस्पिड वॉल्व। मेन फंक्शन ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल्व इज टू पास द ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल। समझ गए स्टूडेंट्स आप लोग। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है ब्लड की सर्कुलेशन को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को जो है डायग्राम के थ्रू भी समझा दूंगा कि हमारा ब्लड कहाँ से एंटर करता है और किस तरीके से जो है इस हार्ट में इसकी फंक्शनिंग होती है। बट सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, ब्लड के सर्कुलेशन के बारे में बात करेंगे। अब हम लोग जो है स्टूडेंट्स बात करेंगे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन हार्ट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारा ब्लड है वो हमारे हार्ट में किस तरीके से सर्कुलेट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स तो होता क्या है, सबसे पहले कि हम लोग क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से एयर को इनहेल करते हैं और ये एयर जो है स्टूडेंट्स हमारे लंग्स में जाती है और लंग्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे एल्वेलाई प्रेजेंट होते हैं। एल्वेलाई का काम क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ से क्या होती है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो जो भी ऑक्सीजन स्टूडेंट्स हमारी एयर में प्रेजेंट होती है वो क्या होती है, वो हमारे ब्लड में डिज़ोल्व हो जाती है और हम लोगों को क्या मिल जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाता है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है स्टूडेंट्स, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है स्टूडेंट्स पल्मोनरी वेन कैरी करती है और ये इसको कहाँ तक लेके जाती है, ये इसको लेफ्ट एट्रियम तक की लेके जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स। पल्मोनरी वेन का काम क्या है स्टूडेंट्स, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ तक लेके जा रही है, लेफ्ट एट्रियम तक की। ठीक। अब लेफ्ट एट्रियम में क्या होता है स्टूडेंट्स, लेफ्ट एट्रियम में जैसे ही हमारा जो है ब्लड पहुंचता है वहाँ पे क्या होता है कि जो लेफ्ट एट्रियम की जो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि जो हमारा ब्लड होता है वो कहाँ पहुँच जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अभी तक की स्टूडेंट्स हमारा जो ब्लड है वो कैसा है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक। अब स्टूडेंट्स होता क्या है कि ये जो हमारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच गया है, अब यहाँ से स्टूडेंट्स क्या होता है कि हमारा ब्लड जो होता है पंप होता है, यहाँ पे फर्स्ट पंपिंग होती है और ये जो ब्लड होता है अभी भी हमारे पास कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब पंप होने के बाद इसको जो है स्टूडेंट्स एक आर्टरी जो है टिश्यू तक की लेके जाती है और उस आर्टरी को हम लोग क्या बोलते हैं, एओर्टा बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे इस आर्टरी को आप लोग जो है सिस्टेमिक आर्टरी भी बोल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सिस्टेमिक आर्टरी। इसका काम क्या है स्टूडेंट्स, ये एओर्टा का काम क्या है स्टूडेंट्स, बेसिकली ये जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से जो पंपिंग ब्लड निकला है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला है, इसको ये जो है टिश्यू तक की लेके जाएगा। ठीक। अब टिश्यू में क्या होगा स्टूडेंट्स, जैसे ही हमारा जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये टिश्यू में पहुंचेगा तो
तो क्या होगा, जो भी ऑक्सीजन हमारे ब्लड में प्रेजेंट होगी, टिश्यू क्या करेंगे और सेल क्या करेंगे, सबको ऑब्जॉर्व कर लेंगे, ऑक्सीजन को एब्जॉर्व करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। तो स्टूडेंट्स अब हमारे ब्लड में क्या आ जाएगी, हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ जाएगी। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारा ब्लड कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा स्टूडेंट्स, इसको वेना कावा लेके जाएगी राइट एट्रियम में। अब वेना कावा भी स्टूडेंट्स हमारी दो तरीके की होती हैं, एक हमारी सुपीरियर वेना कावा होती है और एक हमारी इन्फीरियर वेना कावा होती है। सुपीरियर वेना कावा का काम क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये अपर बॉडी से उसको राइट एट्रियम तक की पहुंचाती है। और अगर हम लोग बात करें इन्फीरियर वेना कावा की, तो यहाँ से नाम से ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स, इन्फीरियर मीन्स लोअर। तो जो भी हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लोअर बॉडी में प्रेजेंट होता है, ये क्या करती है, ये उसको राइट एट्रियम तक की पहुंचाती है। अब क्या होता है स्टूडेंट्स कि राइट एट्रियम में फिर से कॉन्ट्रैक्शन होता है और राइट एट्रियम से जो है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है। अब राइट वेंट्रिकल में क्या होगा स्टूडेंट्स, फिर से इस ब्लड की क्या हो रही है, पंपिंग हो रही है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, सेकेंड टाइम पंपिंग हो रही है। आप लोग अपने माइंड में बैठा के रखिएगा, अभी एक पंपिंग लेफ्ट वेंट्रिकल में हुई और दूसरी पंपिंग हमारी कहाँ हुई, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में क्या हुआ, पंपिंग हुआ और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी कहाँ तक कैरी लेके जाएगी स्टूडेंट्स, पल्मोनरी आर्टरी जो है स्टूडेंट्स बेसिकली इसको एल्वियोलाई तक की लेके जाएगी। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या देखा कि जो हमारा ब्लड था उसका जो सर्कुलेशन हो रहा है, इसमें दो बार पंपिंग हो रही है। एक बार पंपिंग कब हो रही है स्टूडेंट, जब लेफ्ट वेंट्रिकल से पंपिंग हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। जब लेफ्ट वेंट्रिकल से पंपिंग होके स्टूडेंट्स हमारा जो ब्लड है वो टिश्यू तक की पहुंचता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारी जो सेकंड पंपिंग होती है, सेकंड पंपिंग में क्या होता है स्टूडेंट्स कि हमारा जो ब्लड है राइट वेंट्रिकल से पंप होके पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये कहाँ पे पहुँच जाता है, ये हमारे लंग्स में पहुँच जाता है। तो इसको स्टूडेंट्स हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए होंगे कि हमारा जो ब्लड है उसका सर्कुलेशन कितनी बार हो रहा है, दो बार हो रहा है। एक बार हो रहा है सिस्टमिक सर्कुलेशन और दूसरी बार हो रहा है पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमारे हार्ट में डबल सर्कुलेशन होता है। ठीक है, यहाँ से स्टूडेंट्स और अच्छे से आप लोग समझ लीजिए कि पहली बार क्या होगा स्टूडेंट्स, जब हमारा ब्लड पहली टाइम पंप करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, और जब हमारा ब्लड जो है स्टूडेंट्स दूसरी बार पंप करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है 2 मार्क्स का, डिफाइन डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बेसिकली क्या होगा कि हमारा जो हार्ट है इसमें 2 बार ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। अगर आप लोगों से डबल सर्कुलेशन पूछा जाएगा तो आप लोगों को सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन दोनों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। तो अभी हम लोगों ने स्टूडेंट्स क्या समझा कि हमारे हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन किस तरीके से हो रहा है। अब हम लोग जो है इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा ये ह्यूमन हार्ट का डायग्राम है और यहाँ पे हमारा लेफ्ट एट्रियम प्रेजेंट है, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, ये हमारा बाइकस्पिड वॉल्व है और यहाँ पे हमारा क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल्व है। इसके बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पल्मोनरी वेन के थ्रू क्या करेगा, हमारे लेफ्ट एट्रियम में एंटर करेगा। तो यहाँ पे हमारी क्या प्रेजेंट होती हैं स्टूडेंट्स, पल्मोनरी वेन प्रेजेंट होती हैं और लेफ्ट एट्रियम में क्या होगा, इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा और कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, ये हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुँचेगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ से क्या होगा कि हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इस ब्लड को क्या करेगा, पंप कर देगा और ये जो हमारा ब्लड होगा इसको कौन कैरी करके लेके जाएगा स्टूडेंट्स, टिश्यू तक की एओर्टा लेके जाएगा। अभी मैंने आप लोगों को बताया था स्टूडेंट्स कि हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से जब पंपिंग होती है तो एओर्टा क्या करता है, एओर्टा जो है इसको टिश्यू तक की लेके जाता है। टिश्यू में जाने के बाद क्या होता है, ब्लड से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारा ब्लड क्या हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है और ये क्या होता है स्टूडेंट्स, ये वेना केवा के थ्रू
यहाँ पे सुपीरियर वेना केवा है स्टूडेंट्स, और ये हमारी क्या है, इन्फीरियर वेना केवा है। सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू ये हमारे राइट एट्रियम में इंटर कर जाता है। तो यहाँ पे हमारी सुपीरियर वेना केवा होगी स्टूडेंट्स, और ये हमारी क्या होगी, इन्फीरियर वेना केवा होगी। राइट एट्रियम में जब स्टूडेंट्स ये एंटर करता है, फिर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है और ये हमारे राइट वेंट्रिकल में पहुँचता है। राइट वेंट्रिकल में स्टूडेंट्स फिर से इसकी एक बार पंपिंग होती है, और उसके बाद इसको स्टूडेंट्स ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है स्टूडेंट्स, इसको हमारी जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं ये कहाँ तक लेके जाती हैं, ये एल्वेलाई तक की लेके जाती हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है ह्यूमन हार्ट की फंक्शनिंग को डायग्राम के थ्रू भी समझ लिया। अब हम लोग जो है स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ ब्लड प्रेशर। तो हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है स्टूडेंट्स, इसको मेज़र हम लोग किस में करते हैं, mmHg में करते हैं। mm का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, मिलीमीटर, और hg जो है स्टूडेंट्स हमारे मरकरी को रिप्रेजेंट करता है। तो समझ लीजिए ब्लड प्रेशर क्या होता है। When blood pumps, it exerted a pressure on the walls of vessel. This pressure is called blood pressure. अब होता क्या है स्टूडेंट्स कि जब हमारा हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है, तो जब ये ब्लड को पंप करता है स्टूडेंट्स, तो होता क्या है, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें क्या होता है, एक प्रेशर लगता है, और उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। यहाँ पे प्रेशर होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वेंट्रिकल्स की स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें तो होता क्या है, वेंट्रिकल में स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, जैसे ही हमारा ब्लड वेंट्रिकल में पहुंचता है तो हमारी वेंट्रिकल क्या होती हैं, एक बार कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और एक बार रिलैक्स करती हैं। तो जब हमारी वेंट्रिकल्स जो हैं कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारा जो ब्लड वेसल्स होती हैं वहाँ पे क्या लगता है, मैक्सिमम प्रेशर लगता है। और जब हमारी वेंट्रिकल्स जो होती हैं स्टूडेंट्स रिलैक्स होती हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारी ब्लड वेसल्स पे मिनिमम प्रेशर लगता है। तो मैक्सिमम प्रेशर जब हमारे स्टूडेंट्स ब्लड वेसल्स पे लगता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। और जब मिनिमम प्रेशर लगता है हमारी ब्लड वेसल्स पे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब सिस्टोलिक प्रेशर स्टूडेंट्स हमारे ब्लड वेसल्स का कितना होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम प्रेशर कितना होना चाहिए, 120 mmHg। और डायस्टोलिक प्रेशर स्टूडेंट्स मतलब मिनिमम प्रेशर हमारी ब्लड वेसल्स पे कितना होना चाहिए, 80 mmHg। यहाँ से स्टूडेंट्स आप लोग देखिए कि अगर हमारा जो ब्लड प्रेशर है 120 mmHg से ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, हम लोगों को हाइपरटेंशन हो जाती है। और कभी कभी स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स क्या होता है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो रप्चर कर जाती हैं और इंटरनल ब्लीडिंग भी होने लगती है। और कभी कभी स्टूडेंट्स ये भी होता है कि इसकी वजह से पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। ठीक, तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स कि जब हमारा प्रेशर ब्लड प्रेशर जो है 120 mmHg से बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में क्या होती है, हाइपरटेंशन हो जाती है। और इसी तरीके से स्टूडेंट्स जब हमारा ब्लड प्रेशर जो है 80 mmHg से कम हो जाता है तो उस कंडीशन में हम लोगों को क्या हो जाती है, हाइपोटेंशन हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट करके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट आप लोग अपने माइंड में बैठा लीजिएगा कि ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे जो है डॉक्टर्स क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को मेज़र करते हैं। तो यहाँ पे इस स्फिग्नोमैनोमीटर की हेल्प से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डॉक्टर्स जो हैं ब्लड प्रेशर को मेज़र करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा पूछा जाता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेज़र ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड स्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक है तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ लिम्फ। तो लिम्फ भी स्टूडेंट्स हमारी क्या होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू होती हैं। इनमें लेकिन क्या होता है स्टूडेंट्स, इनमें रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। लिम्फ हमारी क्या होती हैं, एक तरीके की कनेक्टिव टिश्यू ही होती हैं, लेकिन इनमें रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट नहीं होता है स्टूडेंट्स। और ये क्या करती हैं स्टूडेंट्स, ये बहुत ही कम लेवल में क्या करती हैं, प्रोटीन को कंटेन करती हैं ब्लड में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हम लोग लिम्फ के कंपोजिशन के बारे में बात करें स्टूडेंट्स, ब्लड में आरबीसीज होती हैं स्टूडेंट्स, बट लिम्फ में क्या होता है, लिम्फ में तो आरबीसीज होती ही नहीं है। तो यहाँ पे इसके कंपोजिशन में अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे लिम्फ में क्या पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है और वाइट ब्लड सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोग जो है लिम्फ के फंक्शन को समझ लेते हैं कि लिम्फ का फंक्शन क्या होता है। तो अभी मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही लेक्चर में बताया था कि लिम्फ को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, फ्लूइड टिश्यू भी बोलते हैं। ठीक, और इसका काम क्या होता है, ये हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं उनको क्या करता है, उनको मॉइस्चर प्रोवाइड करता है
और यहाँ से क्या होता है, लिम्फ से स्टूडेंट्स बेसिकली कुछ जो फैट्स होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट होता है हमारी वेन्स में। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टूडेंट्स, कभी कभी जो है अगर बोर्ड एग्जाम्स में टिपिकल पेपर आता है तो वहाँ पे पूछ देते हैं कि लिम्फ्स के फंक्शन को बताइए। तो पहला फंक्शन क्या होता है कि हमारे टिश्यू को मॉइस्ट करता है। दूसरा फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो हमारे लिम्फ होते हैं ये बेसिकली कुछ प्रोटीन्स और फैट्स को वेन्स में ट्रांसपोर्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट में स्टूडेंट्स हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारे लिम्फ होते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, इनके पास बहुत ही कम अमाउंट में कैल्शियम और फॉस्फेट के साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोगों ने जो है लिम्फ के बारे में बात कर ली और ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स को कंप्लीट कर लिया। तो अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स आप लोगों के एक सब्सक्राइब और एक कमेंट से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलती है। थैंक्स।